नोट्स का रूल जानते हो, नोट्स 10:1 में बनना चाहिए, 10/1 लिखो। अगर आप 10 पेज पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स 1 पेज में होना चाहिए, इससे ज्यादा है तो वो नोट्स नहीं है, वो तुम्हारे लिए फिर कब्रगाह है, ठीक है, फंस जाओगे, इसका रिवीजन नहीं कर पाओगे। 10:1 में आपको करना है, ठीक है, रेशियो शुड बी 10:1। 10 पेज अगर आपको पढ़ रहे हो, कैसे बनेगा ये, तो दिस मस्ट बी साइनॉप्सिस फॉर्म। कैसे बनेगा लिख लो, फ्लो चार्ट, सिंबल्स, फ्लो चार्ट्स, सिंबल्स, सिंबल्स, लिंक, इन 3 चीज का इस्तेमाल होना चाहिए। फ्लो चार्ट होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप कोई चीज लिखो, ठीक है, मैं भी आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा, आप उसमें जरूरी नहीं कि आप उसमें कुछ लिखो, आप उसमें सिंबल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये मेरे नोट्स हैं, सपोज दैट व्हाट इज द हैप्पीनेस, मुझे इसके नोट्स बनाने थे। अब जरा देखो ध्यान से, ठीक है, पूरा एक खुशी व्यक्ति के लिए क्या हो सकती है, मैंने इसके नोट्स, ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल सा। मे बी कार खरीदना, मे बी रिलेशनशिप्स को फोकस करके रखना, घर खरीदना, मे बी अच्छा खाना खाना, थिंकिंग इन अ न्यू वे, तो ये विचार क्या, नए आइडियाज आना, कुछ नया करना, इनोवेटिव करना, ठीक है, अपने न्यूरल सिस्टम को। अब ये मेरे लिए न्यूरल सिस्टम है, आपके लिए हो सकता है ये कुछ डॉट्स पॉइंट हो, मेरे लिए न्यूरल सिस्टम है, देख रहे हैं कि ये मेरे न्यूरॉन्स हैं, वो अगर बढ़ेंगे आगे तो मैं नए विचार प्रस्तुत कर पाऊंगा, सोच पाऊंगा, ये मेरे नोट्स हैं। जैसे और क्या हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके, म्यूजिक सीखना, नई नई किताबें पढ़ना, ठीक है, डायरी राइटिंग करना, ये सब क्या है मेरे लिए, दीज आर द नोट्स। अब अगर मैं हैप्पीनेस चैप्टर को, मैंने इसमें देखना वर्ड्स कितने कम हैं, हार्डली 1 या 2 लाइन मैंने इस्तेमाल की है, और ये मेरे अपने नोट्स हैं, तो मुझे पता है कि ये मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने क्रिएट किया है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, हम लोग जो नोट्स बोलते हैं, लिख लो, योर नोट्स शुड बी इन LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, अदरवाइज नोट्स तुम रिवाइज नहीं कर पाओगे। LWMI, लेस वर्ड मोर इंफॉर्मेशन, होमवर्क आज आपको मिल जाएगा, आपको करके लाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में आपको नोट्स बना के लाने हैं, इस फॉर्मेट में नोट्स बना के लाने हैं। क्या हुआ, ये मैंने बनाया ना कि भाई, हाँ, जब आप नए नए विचार करते हो तो आपके न्यूरॉन्स एक्सेजरेट होते हैं, आप नई चीजें सोचते हो, आपका दिमाग क्या होता है, ग्रो करता है, ठीक है, नई जो थॉट्स आते हैं। सो ये मेरे लिए हैप्पीनेस है, ये मेरे अपने नोट्स हैं। सो इसको क्या करते हैं, आपको इसको बनाने में एक तो इंटरेस्ट बहुत आएगा, दूसरा आप इसमें कम से कम शब्द इस्तेमाल करोगे। नोट्स बनाते समय जब आप अपने विचार प्रस्तुत करते हो, अब जैसे मैंने ये बनाया, तो अब चाहे मुझसे 1 साल बाद भी पूछोगे, मुझे पता है कि इसका मतलब क्या है, बिकॉज आई क्रिएटेड इट, मैंने ये बनाया, आई क्रिएटेड इट, तो मैं अगर क्रिएट कर रहा हूं तो मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। आप अगर साइकिल चलाना जानते हो, 10 साल साइकिल ना चलाओ, फिर भी आप साइकिल चला लोगे, बिकॉज यू लर्न, आपने उसको सीखा है। जो चाय बनाना जानता है, 10 साल बाद भी वो क्या करेगा, चाय बना लेगा, ठीक है। तो अगर आप किताब पढ़ते हो तो भूलते क्यों हो, क्योंकि आप इस टेक्निक में उसको लेके नहीं जा रहे। तो नोट्स आपका कैसा होना चाहिए, LWMI। कारण मैं बता देता हूं, पहले यूपीएससी में जो तुम्हें राय देते हैं ना नोट्स बनाने की, वो पुराना पैटर्न था। पहले 1 महीना एग्जाम चलता था, 6-6, 7-7 दिन का गैप मिलता था पेपर के बीच में। अब पूरे टाइम में 5 से 6 दिन में पेपर खत्म कर देते हैं। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 6 घंटे लगातार जब तुम लिख कर आते हो ना, शाम के समय से हाथ कांपते हैं, ऐसे ऐसे होता है, आप पेन नहीं पकड़ सकते, शरीर कांपता है आपका, भयानक तरीके से ऐसे शिवरिंग होती है। और उसमें अगर कोई तुमसे कहे कि जरा अपना वो मोटा सा रद्दी का टुकड़ा उसको रिवाइज करके दिखा दो, कर पाओगे? लेकिन मैं इसको अपने दीवार पे चिपका सकता हूं कि नहीं सकता हूं? मैं इसको दीवार पे चिपका सकता हूं, मैं गाना सुन रहा हूं, बाल झाड़ रहा हूं, मेरा रिवीजन होगा कि नहीं होगा? ठीक हो जाएगा। मैंने इस पे गांधी लिख लिया और गांधी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। अब मुझे गांधी के मुझे कल को कुछ नई खबर मिली, नई जानकारी मिली, अचानक से मुझे दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने के लिए, कल की न्यूज आई थी, जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, और जन आंदोलन गांधी ने दिया। तो मैंने एक पॉइंट और उठाया और ढेर सारे लोगों के चित्र बना दिए, जन आंदोलन से इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो क्या होगा, ये मेरा ऑर्गेनिक है। नोट्स इस वे में होना चाहिए। क्लियर है? ये स्मार्ट मेथड स्टडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप बहुत लंबे लंबे नोट्स लिखोगे तो आप एग्जाम में उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो सेकेंड रीडिंग में आप नोट्स बनाओगे। अब इसके बाद थर्ड रीडिंग।
थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग क्या है? थर्ड रीडिंग में आप रिवीजन करोगे। देखो, इसको रैप अप रीडिंग बोलते हैं। यानी आपने जब पहली बार और दूसरी बार पढ़ाई की थी तो आपने उसके ऊपर स्टिक नोट बनाए थे, लगाए थे। स्टिक नोट में आपने प्रश्न लिखे थे। स्टिक नोट में आप क्वेश्चन लिखोगे कि मैं जो पढ़ रहा हूं उसका मतलब क्या है, पृथ्वी का ये अक्षांश देशांतर क्या है। अब आपको करना क्या है, किताब को खोलना है और इसके कोने पे जो आपने स्टिक नोट लगाया था उस क्वेश्चन को आपको देखना है और मनी मन उसको जवाब ढूंढना है। अगर आप उसके आंसर को पूरा का पूरा अपने दिमाग में फ्रेम कर ले जाते हो, यू विल बी इन। और नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपकी सेकंड रीडिंग गड़बड़ थी। आपको पता चल जाएगा ये बुक मेरा साथ देगी या नहीं देगी। तो तीसरी रीडिंग को हम लोग बोलते हैं रिसाइट करना या याद करना। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उस पेज में जो हमें मेन मिला जिसका कुछ क्वेश्चन बन रहा है उसको हमने वहीं पे टिक कर दिया। आपने आंख बंद की और उसको पूरा का पूरा रिवाइज किया। अगर आपका दिमाग उन पॉइंट्स को रिवाइज कर पा रहा है तो इसका मतलब याद है, अदरवाइज आपने सिर्फ पढ़ा है, कुछ दिन बाद इसका कोई आपका साथ नहीं देगा। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, स्टूडेंट पहले दो मेथड्स फॉलो करता है, थर्ड मेथड को वो छोड़ देता है, क्योंकि वो ये नहीं जानता है कि हमारा दिमाग 24 घंटे के अंदर 80% हिस्सा भूल बैठेगा। और यही रीजन है कि जब आप एग्जाम में जाते हो, मैं जितने भी स्टूडेंट से मिला जिनको मैं स्टूडेंट कह सकता हूं, एक तो टाइम पास हो गया, एक जिनको स्टूडेंट कह सकता हूं जिन्होंने मेहनत की थी प्री के लिए और नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो सबसे ज्यादा निगेटिव मार्किंग करके आते हैं। 15-15, 20-20 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग होते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। और निगेटिव मार्किंग सिर्फ एक वजह से होता है, उनको लगता है कि उनको थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा सा और प्रयास कर ले तो वो आंसर दे सकते हैं, और इस लालच में वो गलत ऑप्शन चुन लेते हैं। और उसका कारण होता है रिवीजन ना कर पाना। रिवीजन का गोल्डन मेथड क्या है? रिवीजन का गोल्डन मेथड है 40-60 रूल। लिखो, इंटरनेशनली एक्लेम्ड 40-60 का नियम रिवीजन के लिए। जो भी आप टाइम टेबल बनाएंगे, याद रखिएगा, अगर 100 मिनट का आपका टाइम टेबल है तो 60 मिनट आप आगे का पढ़ेंगे और 40 मिनट पीछे का पढ़ेंगे। गोल्डन रूल बना रहा हूं, जितने भी लोग सक्सेस होते हैं ये सबके साथ कॉमन है। ठीक है, कोई भी आज तक मुझे ऐसा टॉपर नहीं मिला, यूपीएससी क्वालिफायर नहीं मिला जो रिवीजन को पर्याप्त समय ना देता हो। याद रखिएगा। नहीं, एग्जाम के समय वो नहीं, तो रिवीजन के समय आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि रिवीजन के दो मतलब हैं। पहली बात, यूपीएससी और ग्रेजुएशन में जो सबसे बड़ा अंतर है, ग्रेजुएशन में स्टेट पढ़ना है आपको। यूपीएससी में सिलेबस का नाम सुना, भैया जहांगीर पढ़ना है, शाहजहां पढ़ना है, अकबर पढ़ना है, खत्म हो गया मेरा खेल। पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? जहांगीर की कला प्रेम के विषय में विख्यात टिप्पणी करिए, यही तो क्वेश्चन है। अकबर की धर्म संबंधी नीतियों के बारे में लिखिए, यही है। जरा यूपीएससी का क्वेश्चन देख लो, तो पहला ही क्वेश्चन इस बार का देखो कि बुद्ध की गांधार शैली पर यूनानी और बैक्टीरियाई शैली का प्रभाव का वर्णन करें। पूछ ही नहीं रहा तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन, कहां उसकी गांधार शैली, कहां यूनानी शैली, कहां बैक्टीरियाई शैली, और कह रहा है इसके प्रभाव का आकलन। आकलन करने का मतलब है आप सभी को जज करेंगे, यानी अब आप बचकर नहीं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अब आपको जज करके बताना है कि मैं क्या सोचता हूं इसके विषय में। क्या ये क्वेश्चन स्ट्रेट है? नहीं स्ट्रेट है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान समय में जिस देश में हड़प्पा जैसा शहरी सभ्यता हो, उस देश में आज शहरीकरण अनियोजित क्यों है। स्मार्ट सिटी के संदर्भ में, ये भी नहीं कह रहा कि कुछ भी लिख दो, कह रहा है स्मार्ट सिटी के संदर्भ में इस आवश्यकता पर चर्चा करिए। 3 क्वेश्चन डाल दिए उसने एक में, जिसका मतलब है कि आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ जाना पड़ेगा। सुना होगा तुम लोगों ने कि यूपीएससी में अंतर विषय ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ये अंतर विषय ज्ञान आता कहां से? क्या कोई टीचर, कोई बुक ऐसी है जो तुम्हें अंतर विषय ज्ञान दे सके? नहीं। जब आप रिवीजन करते हो तो वो फैक्ट आपके दिमाग में बैठता है। पहले तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ते हो, फैक्ट बैठता है। कुछ समय बाद जब उसके तुम्हारे दिमाग के अंदर वो बैठ जाता है तो तुम 2 अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलाना शुरू कर देते हो। जैसे आज टीचर ने पर्यावरण पढ़ाया, इससे पहले टीचर ने एक नई सेगमेंट पढ़ाया था, इससे पहले उन्होंने इतिहास के बारे में पढ़ाया, इसके पहले विज्ञान के बारे में पढ़ाया। कुछ दिन बाद क्या होगा, तुम्हारा दिमाग जो है उसको मथना शुरू कर देगा। क्लियर है? आप लोगों ने आजकल यूट्यूब पे एक नया कहानी सुनी होगी कि मैंने किसी कोचिंग के बिना मैंने आईएएस टॉप किया। ये सुनते हो, आजकल वीडियो खूब देखते हो, हमारे पास भी क्वेश्चन आता है। बट एक्चुअली में ये कहानी पूरी तरह से सही नहीं है। जब वो बिगिनर थे तो वो टीचर के साथ थे,
जब वो बिगिनर हो गए, मतलब जब टीचर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया कि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसा, और उसके बाद उन्होंने फैक्ट पढ़ा, बट वो थोड़े से साहसी थे, थोड़े से लंबे समय तक वो टिके और उन्होंने एक काम कर लिया कि टीचर का साथ उन्होंने छोड़ा। जब उन्होंने कहा कि मैंने घर पे बैठ के पढ़ाई की, तो एक्चुअली में उन्होंने उसके बाद का अंतर विषय ज्ञान पैदा किया। भाई मेरी हिस्ट्री मेरी ज्योग्राफी के साथ कैसे जुड़ती है, मेरा साइंस कैसे जुड़ता है। अगर आप रिवीजन को स्किप करोगे तो आपके अंदर कभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं आ पाएगा। याद रहेगा? तो आपको 40-60 का रूल फॉलो करना है, ये गोल्डन रूल है यूपीएससी का।